राजधानी तक, पर्यटन से लेकर व्यापार तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, प्रदेश की हर खबर सुजस समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस राजस्थान। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती है आपसे सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राइजिंग राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए कई अहम आदेश। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में बोले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान को औद्योगिक केंद्र बनाना है हमारा लक्ष्य। कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर अब लगेगी लगाम, कानूनी दायरे में लाने के लिए लाया जाएगा विधेयक। भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले दी बड़ी सौगात, केंद्र सरकार की तर्ज पर मिलेगी ग्रेजुएटी। अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व के लिए किए गए राजस्थान सरकार के बड़े फैसलों के साथ। कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने और इन संस्थानों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राज्य की भजनलाल सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। माना जा रहा है कि मौजूदा विधानसभा सत्र में ही राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 पास किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएम श्री प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बिल के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव होंगे। मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने आगे बताया कि कोचिंग संस्थानों की निगरानी और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक राज्य स्तरीय पोर्टल एवं काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन भी बनाई जाएगी। नए कानून के तहत 50 से अधिक विद्यार्थियों वाले प्रत्येक कोचिंग सेंटर का पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसी के साथ ही नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। अभिभावकों और विद्यार्थियों के हितों और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए भजनलाल सरकार ने इस बिल में कई प्रावधानों को रखा है। बिल में कोचिंग सेंटर्स पर निगरानी और नियंत्रण के कड़े प्रावधान होंगे। कोचिंग सेंटर्स मनमानी फीस अब नहीं वसूल पाएंगे। उन्हें स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त माहौल अब देना होगा। बीच में कोचिंग छोड़ने वाले स्टूडेंट्स को उसकी फीस भी लौटाने के प्रावधान इस बिल में शामिल होंगे। विधेयक में कोचिंग सेंटरों की मान्यता रद्द करने, भारी जुर्माना लगाने और लैंड रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से जब्ती तक के प्रावधान होंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए दूसरे बड़े फैसलों की। राज्य की भजनलाल सरकार ने युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य की नई कौशल नीति को मंजूरी दे दी है और इसी नीति का उद्देश्य इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुरूप कुशल प्रोफेशनल और कामगार तैयार करना है, जिससे युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सके। इस नीति के तहत इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक कुशल प्रोफेशनल और कामगार तैयार अब किए जाएंगे। युवाओं को इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार के योग्य अब बनाया जाएगा। नई कौशल नीति के तहत प्रदेश की सभी आईटीआई यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक आवश्यकताओं के मुताबिक उन्नत कौशल विकास केंद्रों के रूप में अब विकसित किया जाएगा। इसके अलावा संभाग मुख्यालयों में मॉडल करियर सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे, जहां युवाओं को करियर काउंसलिंग, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीएम श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के एक और अहम फैसले की। कैबिनेट ने दिव्यांगजन समान अवसर नीति 2024 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत सरकारी दफ्तरों में विशेष योग्यजन की एंट्री को बाधा मुक्त बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार के सभी संस्थानों में ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी जिससे दिव्यांगजनों को आने जाने में कोई भी तकलीफ और कठिनाई ना हो।
सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की जाएंगी और ये सभी सुविधाएं भारत सरकार के मापदंडों के मुताबिक होंगी। इन सुविधाओं में रैंप निर्माण, सुगम्य मार्ग और अन्य आवश्यक संसाधनों का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही नई नीति के तहत दिव्यांग कर्मचारियों को रोटेशनल ट्रांसफर से भी मुक्त किया जाएगा और उनके तबादले भी न्यूनतम किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को भजनलाल सरकार ने होली से पहले बड़ी सौगात दी है। अब राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही लाभ मिलेगा। अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को भी राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर 1 जनवरी 2024 से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। आप सभी को बता दें कि भजनलाल सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी और अब राज्य की भजनलाल सरकार ने अपने इस वायदे पर मोहर भी लगा दी है। इसके साथ ही सूबे की सरकार ने रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। कैबिनेट बैठक में राज्य की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी है। इसमें जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील के नूरकला गांव में 400 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट के लिए 77 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को आवंटित किया गया है। इसी के साथ ही जोधपुर की फलौदी तहसील के बाप क्षेत्र में 158 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि आवंटित की गई है। इस बैठक में उदयपुर जिले की भिंडर तहसील के खेड़ा गांव में 765 केवी सब स्टेशन ऋषभ देव के लिए 73 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि आवंटित की गई है। इतना ही नहीं, इस बैठक में राज्य की सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर जिले की छतरगढ़ तहसील के गांव कला में 72 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट के लिए 143 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का आवंटन किया गया है। जबकि बीकानेर जिले की ही कालासर गांव में 339 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट के लिए 181 हेक्टेयर से ज्यादा और सवाईसर गांव में 495 हेक्टेयर से अधिक भूमि के आवंटन की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में इस सब के अलावा राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा के तहत प्राध्यापक का पदनाम बदलकर सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य किया जाने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही इलेक्ट्रीशियन का पदनाम बदलकर इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 1 और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 किया गया। इसके अलावा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने का भी फैसला इस कैबिनेट बैठक में लिया गया। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर राइजिंग राजस्थान में हुए एमओयू की समीक्षा मीटिंग ली। इस मीटिंग में करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू की समीक्षा की गई। राज्य की भजनलाल सरकार एमओयू को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कवायद में जुटी हुई है और इसी वजह से राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा हर महीने एमओयू में आई प्रगति के लिए हर महीने समीक्षा बैठक ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए एमओयू को धरातल पर लागू करने की दिशा में प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसके सुखद परिणाम आ भी रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को एमओयू की क्रियान्विति के लिए परस्पर सामंजस्य और सतत मॉनिटरिंग करने के लिए भी निर्देशित किया है। श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में उन्होंने रीको को प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन की संभावना तलाश करने के लिए भी निर्देशित किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने रीको को लैंड बैंक बनाने के लिए जिला कलेक्टर के साथ कार्य करने के लिए निर्देशित दिए। इस लैंड बैंक के माध्यम से निवेशकों को जमीन की उपलब्धता के बारे में सुगमता से अब जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने मुख्य सचिव को जमीन आवंटन के प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के लिए भी निर्देशित किया है।
इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को देखते हुए प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास अति आवश्यक है और इसीलिए जिलों से लेकर गांव ढांडी तक राज्य की सरकार योजनाओं और नीतियों की प्रगति, बजट और राइजिंग राजस्थान एमओयू के क्रियान्वयन की सघन समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए एमओयू की क्रियान्विति सुनिश्चित कर रही है और जिन निवेशकों ने एमओयू किया है उनमें से कई निवेशकों ने तो धरातल पर कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए ऊर्जा और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। श्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर दवा की उपलब्धता समेत आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जिलों का नियमित दौरा भी करें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी आम जन से जुड़ी सभी परिवेदनाओं का त्वरित से त्वरित निस्तारण भी सुनिश्चित करें। बात अब भजनलाल सरकार के एक और बड़े ऐलान की। सीएम श्री भजनलाल ने शनिवार को बिड़ला सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लाड़ू प्रोत्साहन योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर दिए जा रहे 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा की। सीएम भजनलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट की जिम्मेदारी भी आज नारी शक्ति को सौंपी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिलाओं का विकसित भारत, विकसित राजस्थान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। सीएम ने कहा कि महिलाएं राजनीति, कला, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सहित हर मोर्चे पर अपने उत्कृष्ट कार्यों से देश और प्रदेश को गौरवान्वित कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति से आह्वान किया कि अंतिम पंक्ति पर खड़ी जरूरतमंद महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना है और देश प्रदेश को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाना है। वह इस मौके पर डिप्टी सीएम श्रीमती दिया कुमारी ने कहा कि समाज में महिलाओं के लिए अवसरों में समानता निरंतर बढ़ रही है और महिलाओं की स्टार्टअप्स, व्यवसाय, कला, पर्यटन, खेल, मीडिया सहित सभी क्षेत्रों में भागीदारी में भी काफी वृद्धि हुई है। समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कई और महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने महिला एवं बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना की गाइडलाइन, अमृत आहार योजना के तहत 5 दिन दूध वितरण, आवासीय संस्थानों में मैस भत्ता बढ़ाने, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2.5% के बजाय 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण विकास विभाग की 16 दीदी के नए मानदेय कैडर, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की नमो ड्रोन दीदी के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेड़ा की, जहां संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल रविवार को अल्प प्रवास पर पहुंचे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसी दौरान श्री पटेल ने भजनलाल सरकार द्वारा कोचिंग सेंटरों को नियमित करने और कौशल विकास नीति को लेकर लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। श्री पटेल ने कहा कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश में संचालित सभी कोचिंग सेंटरों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि 50 से अधिक विद्यार्थी वाली कोचिंग संस्थानों को जिला स्तरीय कमेटी में पंजीकरण करवाना होगा। बात अब आईफा अवार्ड शो की। राजस्थान के जयपुर में आईफा अवार्ड की डिजिटल अवार्ड सेरेमनी हुई। अवार्ड सेरेमनी शुरू होने से पहले सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने आईफा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड का सिल्वर जुबली का आयोजन होना एक गर्व की बात है
और आईफा केवल एक अवार्ड समारोह नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा और संस्कृति के वैश्विक विस्तार का भी प्रतीक है, जिससे राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और मनोरंजन उद्योगों में नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आईफा का आयोजन राजस्थान को एक वैश्विक फिल्म शूटिंग स्थल, डेस्टिनेशन वेडिंग और लाइव इवेंट्स के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा। इसी के साथ ही राजस्थान में कॉन्सर्ट टूरिज्म के नए आयाम भी खुलेंगे। सीएम श्री शर्मा ने कहा कि हर साल हजारों विवाह यहाँ के भव्य महलों, किलों, हवेलियों और होटलों में होते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी भी राजस्थान को अपनी ड्रीम वेडिंग के लिए चुन रहे हैं। खबरों में अब रुख करते हैं अलवर का, जहां प्रदेश का पहला साइलो 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अलवर में ये साइलो करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस बार गेहूं की खरीद के बाद एफसीआई के गेहूं को इस साइलो में संरक्षित किया जाएगा और इसमें 6 अनाज भंडारण केंद्र बने हैं। इन 6 साइलो भंडारण केंद्रों में कुल 75,000 मीट्रिक टन का सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जा सकेगा। खबर अब अजमेर जिले से, जहां नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े राजकीय सामान्य चिकित्सालय में बीते कई वर्षों से नर्सिंग स्टाफ के आधे से अधिक पद रिक्त चल रहे थे, जिससे मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं में कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा था। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए और रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए उद्देश्य से चिकित्सालय में सभी रिक्त पड़े नर्सिंग स्टाफ के पदों पर नियुक्ति की सौगात दी है। इस निर्णय के तहत सभी 34 नर्सिंग कार्मिकों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, जिससे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में बड़ा अब सुधार होगा। वहीं इस बाबत प्रभारी डॉक्टर विनय कपूर ने बताया कि चिकित्सालय में बीते काफी समय से नर्सिंग कर्मियों के पद रिक्त चल रहे थे, लेकिन राज्य की भजनलाल सरकार के प्रयासों से 34 नर्सिंग कर्मियों को पोस्टिंग की गई है, जिससे चिकित्सालय में रोगियों को बेहतर सुविधाएं अब उपलब्ध होने लगे हैं। काफी समय से राजकीय सामान्य चिकित्सालय नसीराबाद में नर्सिंग ऑफिसर के काफी सारे पद रिक्त चल रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार के द्वारा तथा माननीय चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी खीमसर जी के द्वारा तथा इसमें सभी का सहयोग रहा। माननीय सांसद महोदय तथा माननीय रामस्वरूप लांबा जी विधायक महोदय, संपत सिंह जोधा साहब जॉइंट डायरेक्टर और डॉक्टर ज्योत्सना रंगा सीएमएचओ साहब के अथक प्रयासों से इस चिकित्सालय में 34 नर्सिंग ऑफिसर का पदस्थापन हुआ है और 34 नर्सिंग ऑफिसर के पदस्थापन से हमारे जो रिक्त पद थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। नर्सिंग स्टाफ के बैठने और खाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, तो हमने पीएमओ सर विनय कपूर सर से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे खाने के लिए और यहाँ बैठने के लिए कोई सुविधा की जाए। सर ने इस रूम की व्यवस्था की है और पूरा स्टाफ बहुत खुश है। बात अब डिडवाना कुचामन जिले की, जहाँ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भजनलाल सरकार शुद्ध आहार मिलावटवार अभियान चला रही है, जिससे आमजन को शुद्ध और पौष्टिक आहार मिल सके। आने वाले त्योहारों को देखते हुए इस अभियान की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। इसी दिशा में डिडवाना में खाद्य सुरक्षा दल टीम ने मिठाई की दुकानों पर छापा मारकर मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। वहीं बाड़मेर में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण एच गोइटे और कलेक्टर श्रीमती टीना डावी के निर्देश अनुसार जिले में होली पर खाद्य सुरक्षा टीम की ओर से अभियान के तहत मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए नमूने लिए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर विष्णु विश्नोई ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार जांगिड़ की ओर से शहर के स्टेशन रोड पर मावा बर्फी, बेसन की चकवी मिठाई के नमूने लिए गए हैं। खबर अब राजसमंद से, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी के प्रयासों से राजसमंद में विकास कार्यों में लगातार तेजी आ रही है। राजसमंद में तासौल पुलिया पर पुल का निर्माण किया जा रहा है और इसी पुल के बनने से आसपास के करीब 15 से 20 गांव को काफी फायदा मिलेगा। तो नदी के बहाव तेज होने के कारण ये जो आम रास्ता है कट जाता है, तो लोग अपने व्यवसाय के लिए नौकरी पे नहीं जा पाते हैं। तो ये पुलिया जो बन रहा है लगभग इसकी लागत बताई जा रही है 13-14 करोड़ का पुलिया बन रहा है। तो ये पूर्व हमारी सांसद महोदय और वर्तमान में
डिप्टी सीएम है, उनका बहुत बहुत आभार है जो इन्होंने बिफर जोर के समय यहाँ पर आके इसको पूरा देखा था। छापरखेड़ी गांव में पानी भर गया था, उन्होंने सारा यहाँ देखने के बाद तुरंत आदेश दिए कि किसी हालत में ये पुलिया बनना चाहिए। तो 2 वर्ष के अंदर ये इसका काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी ये 6 महीने बन के तैयार हो जाएगा और हम आम जनों के लिए आने जाने में बहुत सुविधा रहेगी। बात अब भरतपुर की, जहां भुसावर के कृषि महाविद्यालय में विद्यार्थियों को भजनलाल सरकार की कृषि योजनाओं के बारे में बताया गया। इसी अवसर पर महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने विद्यार्थियों को मशरूम की खेती से संबंधित जरूरी जानकारी दी। होली के त्योहार के मद्देनजर बयाना कोतवाली परिसर में आयोजित CLG बैठक में एडिशनल SP श्री हरिराम कुमावत ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। भजनलाल सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। होली व धुलंडी के त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए आज बयाना में पुलिस प्रशासन व CLG सदस्यों की मीटिंग आयोजित की गई। इसमें त्योहार के दौरान जो भी अपने सावधानी और सतर्कता बरतने की जो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसमें प्रबुद्ध सभी CLG सदस्यगणों से बातचीत की गई और सभी से ये अपेक्षा की गई कि त्योहार को बिल्कुल शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। डिडवाना जिला मुख्यालय में होली के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री हनुमान प्रसाद ने कहा कि त्योहार हमारी परंपराओं का एक हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि होली रंगों का त्योहार है और इसे सभी लोग प्रेम और भाईचारे के साथ मनाएं। उधर झुंझुनू में एकादशी रात्रि जुलूस के साथ होली और ऐतिहासिक धुलंडी के जुलूस पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के मकसद से मंडावा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सर्व समाज के लोग समेत CLG शांति समिति के सदस्य, पुलिस मित्र और ग्राम रक्षक उपस्थित रहे। बात अब बांसवाड़ा जिले की, जहां बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास निर्माण में अब ढिलाई नहीं चलेगी। आवास मंजूरी के बाद अगर पैसा नहीं आया, जियो टैग नहीं हो रहा है, ऐसी तमाम समस्याओं की मॉनिटरिंग अब जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव खुद करेंगे और जरूरत पड़ने पर कलेक्टर लाभार्थियों से भी बात करेंगे और समस्या की जड़ तक जाकर उसका समाधान भी करेंगे। इसके साथ ही कर्मचारी स्तर पर ढिलाई या गड़बड़ी मिलने पर उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। बात चित्तौड़गढ़ की, जहां निम्बा हेड़ा के जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों, खासकर महिला प्रसूति मरीजों की सुविधा के लिए पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री एवं विधायक श्री चंद कृपलानी के निर्देश पर लंबे समय से बंद पड़ी सोनोग्राफी मशीन को सुचारू रूप से आरंभ कर दिया गया है। जिला चिकित्सालय में पिछले कई माह से सोनोग्राफी मशीन बंद होने से महिला रोगियों को अन्यत्र जाना पड़ रहा था। खबर 12 जिले से, जहां राज्य की भजनलाल सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है और इसी क्रम में अपराधों और अपराधियों की निगरानी के लिए 12 में कैमरे लगेंगे। शहर में नए लगने वाले कैमरों में बिजली कनेक्शन का काम भी हो चुका है। कैमरे लगने के बाद इनको शुरू करके अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। इन कैमरों के शुरू होने पर शहर में अभय कमांड का दूसरा फेज पूरा हो जाएगा। खबर अब झालावाड़ जिले से, जहां झालावाड़ जिले के झालारा पाटन में भगवान द्वारकाधीश की 62वीं विशाल परिक्रमा का आयोजन किया गया। होली से पूर्व फाग उत्सव के तहत झालारा पाटन में रविवार को निकाली गई भगवान द्वारकाधीश की 3.5 कोस परिक्रमा यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। समिति द्वारा सबसे बड़ी व्यवस्था तो बैठने की, इस बार श्रद्धालुओं को आप नाम से पूर्ण भोजन प्राप्त करें और टोकन राशि हमने मिनिमम रख के और भोजन प्रसादी पूरा करवा रहे हैं। कितनी संख्या लगभग इस बार आने की उम्मीद? 20 से 25 हज़ार दर्शनार्थी जो बाहर से पधारे हैं, आगरा, मालवा से, कोटा, बूंदी, खानपुर, सारोला, मनोर थाना तक के यात्री यहाँ पर पधार चुके हैं। सबकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था हमने कर दी है। खबर अब डीग जिले से, जहां हर वर्ष की तरह इस बार भी पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से ब्रज होली महोत्सव का आयोजन हो रहा है।
इस महोत्सव में 10 मार्च को ब्रज होली महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे। हम ब्रज 84 यात्रा में आए हुए हैं वृंदावन से। आज हम दीघ में आए हैं। महल बहुत अच्छा लगा, जहाँ पर होली महोत्सव चल रहा है। बच्चे अपना अपना कंपटीशन दे रहे हैं। रंगोली बहुत अच्छी बनाई है। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी का पता चलता है, टैलेंट का पता चलता है। इस टैलेंट को हमें आगे लाना है, इसीलिए कंपटीशन रखा है। बात अब होली के त्योहार की, जहां राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में जगह जगह फाग उत्सव चंग ढप महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें अलग अलग जगहों से आई ढप मंडलियां हिस्सा लेती हैं। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता है, वैसे वैसे हर गली नुक्कड़ पर चंग ढप की धुन सुनाई देती है। फाल्गुन के महीने में चलने वाला शेखावाटी का चंग धमाल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के कलाकार और होली के रसिया अपने अलग पहचान रखते हैं। मैं होली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय मधु जी बिंडा और उनकी टीम ने इतना शानदार कार्यक्रम किया है। ये भारतीय संस्कृति की जीवंतता होली के इस प्रकार से भारतीय संस्कृति की जीवंतता के लिए और इस प्रकार से ये हमारे कार्यक्रम होली की संस्कृति को आम हमारे नौनिहालों को जानकारी देने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बालाजी कला मंडल एवं टीम मधुसूदन बिड्डा द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुति कार्यक्रम यहाँ रखा गया और ये हमारी फतेहपुर शेखावाटी व आसपास के जनपद की जो हमारी सैकड़ों साल प्राचीन संस्कृति है उसको जिंदा रखने का काम करेगा। बहुत ही शानदार कार्यक्रम, आयोजकों को बहुत धन्यवाद। शेखावाटी की जो टीमें हैं ढपचंग मंडली की, आज यहाँ उनकी प्रतियोगिता का आयोजन 5 साल से हम करवा रहे हैं और आज लक्ष्मणगढ़ की शिव ढप मंडली और बालाजी शिव ढप मंडली और विभिन्न गोवत्स की, महादेव की, ऐसी सभी टीमें यहाँ आई और बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ उन्होंने दी और अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजन हुआ। उधर झुंझुनू में भी होली का त्योहार बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होली का त्योहार यहाँ के लोगों के लिए सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक एकता का प्रतीक है। फाल्गुन महीना शुरू होते ही गांव में फाल्गुन की मस्ती भी परवान पर है। गांव में शाम के समय लोग पारंपरिक लोकगीत गाते हुए ढप चंग की धाप पर नाचते हुए गाते हुए नजर आते हैं, जो फाल्गुन की मस्ती को और भी खास बना देता है। गांव में होली के दौरान गाए जाने वाले गीतों में प्रेम, भक्ति और मस्ती के भाव छिपे हुए होते हैं, जो इस त्योहार को और भी विशेष। होली का त्योहार वैसे तो अपने यहाँ शेखावाटी अंचल में बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है और बसंत पंचमी को ही पहले तो पुराने जमाने में तो क्या था कि बसंत पंचमी को होली की स्थापना करी जाती थी और इसी दिन से धमाल शुरू हो जाते थे। यह जो धमाल है वो अपनी राजस्थानी जो संस्कृति है, लोक संस्कृति है, उसका प्रदर्शन करते हैं और अपने प्राचीन जो धार्मिक लोक कथाएं हैं और अपने जो महाकाव्य हैं जैसे रामायण है, महाभारत है, उन पे आधारित जो गाने हैं वो बनाकर धमाल के रूप में पेश किए जाते हैं। प्राचीन जो लोक कथाएं हैं उनको भी बनाकर धमाल के रूप में पेश की जाती हैं। बात अब भीलवाड़ा जिले की, जहाँ भीलवाड़ा के पास ही प्राचीन बड़ी हरणी में होली पर एक बेहद अनोखी और खास परंपरा के कारण इसे अन्य गांव से अलग बना दिया है और इसी खास परंपरा के चलते अब इस गांव की ख्याति भी दूर दूर तक हो चुकी है। इस गांव में लोग होली पर सोने के भक्त प्रहलाद चांदी की होली की गोद में बिठाते हैं और फिर मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न होती है। हमारे होली का जो हम दहन करते हैं तो लकड़ी से नहीं जला करके और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने के हिसाब से चांदी की होली और सोने की बुआरी लगा के यहाँ पे परंपरा बुजुर्गों से हम देखते आ रहे हैं कि भाई शुरू से ऐसा ही काम हो रहा। गांव के अंदर होली का पूजन हम अग्नि जला के नहीं करते हैं और चांदी और सोना की बुआरी बांध करके इसका पूजन करते हैं। हमारा गांव भीलवाड़ा शहर से 2-3 किलोमीटर दूर है। यहाँ वर्षों पहले मतलब 60-70 साल पहले होली के दहन के समय आग लग गई थी। तो उसके बाद जब हमारे पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए, बड़े बुजुर्ग और ये निर्णय किया कि भाई अपने होली जलाने की बजाय ये चांदी की होली और सोने का प्रहलाद बना लें। इसके लिए पूरे गाँव के सहमत हुए, इकट्ठे हुए मंदिर के यहाँ। फिर हर प्रत्येक घर से
पैसा उगाई किया गया और चांदी की होली और सोने का पटाख बनाया गया। ये अपने होली के दिन सारे ग्रामवासी इकट्ठे होके चार भुजानाथ मंदिर के ऊपर, और होलिका का जो मुहूर्त होता है जलाने का, उस समय के ऊपर होलिका जी को मंदिर से लेके होलिका जो या जलाने का जो वो होता ना स्थान, वहाँ पे लेके आते हैं और पुजारी जी पंडित जी आते हैं। पंडित जी के द्वारा होली जी का पूजन होता है। सभी ग्रामवासी उस वक्त मौजूद रहते हैं और एक पर्यावरण दूषित नहीं होकर, और चांदी की जो होली है उस होलिका जी का पूजन होता है। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।